वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ रैंक इल्ड बाई आर्यन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खूबसूरत सा चैनल पे जिसका नाम है एकेडमी ऑफ रैंक इल्ड बाई आर्यन। मैं लेकर आया हूँ आज क्लास 12 का डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 आ चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाइए और उसे जरूर देखिए। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक की दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे उसके आगे की प्रॉपर्टीज की। हम लोगों ने बात किया हुआ है डेंसिटी की बात की थी और मेटोलिक कैरेक्टर की बात की थी लेक्चर नंबर 3 में। और डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4 में हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मेटॉलिक बॉन्ड क्या होता है, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। हर एक लेक्चर में हम लोग ने डी एंड एफ ब्लॉक की 2 या 3 प्रॉपर्टीज को कवर कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेंसिटी और मेटॉलिक कैरेक्टर की बात की थी कि मेटॉलिक कैरेक्टर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, ट्रेंड क्या रहता है डेंसिटी की, मेटॉलिक कैरेक्टर की। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कब बढ़ेगा कब घटेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज कर रखी है। आज हम लोग करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा में बात करेंगे हम लोग कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। और इसी में हम लोग लगे हाथ पढ़ लेंगे मेल्टिंग पॉइंट से जो जरूरत है कि मेटॉलिक बॉन्ड क्या होता है, मेटॉलिक बॉन्ड का ट्रेंड क्या होता है। ये सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं कीजिए, फटाफट जुड़िए हमारे इस लेक्चर से और हमारे इस खूबसूरत सा चैनल से, आप सबका इस खूबसूरत सा चैनल से, और इस चैनल का फैमिली बनिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आज की लेक्चर में हम लोग इसकी बात करेंगे। आगे बढ़े तो जनरली क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले, मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मेटॉलिक बॉन्ड क्या होता है। क्योंकि मेटॉलिक बॉन्ड आपको अगर समझ में आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मेटॉलिक बॉन्ड क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए, कोई भी मेटल्स है तो मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस उसको लूजली पकड़ा हुआ होता है, लूजली होल्ड किया हुआ रहता है। तो वहां से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसानी होता है। जनरली बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के साथ ही बन जाएगा एटम आयंस। जैसे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिवली मेटल आयंस है, ऐसे बहुत सारा पॉजिटिवली मेटल्स आयंस है। और ये मेटल्स आयंस कब बना हुआ है, जब इसका आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इससे बाहर निकल चुका है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत लूजली होल्ड होता है, आसानी से बाहर आ सकता है। तो जैसे इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये मेटल का ये जो आयंस है ये पॉजिटिवली आयंस बचे हुए एटम का आयंस है। ठीक है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का एक सी है। क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा, मतलब ये किसका सी है, सी ऑफ डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
देखिए कोई भी मेटल्स एटम्स है और उस एटम का जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को बहुत लूजली पकड़ के रखा है। लूजली पकड़ के रखने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जमा होते 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 एक इलेक्ट्रॉन का सी बना लिया। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी आसानी से घूम सकता है। तो यहाँ पे एक सी बन गया, और ये सी और ये जो मेटल्स आयंस है, जितना ज्यादा आपस में मिलेंगे उतना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड बनते चला जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनेशन क्या लिखेंगे मेटॉलिक बॉन्ड का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन positively atoms ions and delocalized electron form मेटॉलिक बॉन्ड। दिखाई दे रहा है क्या वहां तक? चलिए दिखाई दे रहा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे ये पॉजिटिव आयंस बना लिया, और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों दो चीज हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड मतलब इसका कोई पोजीशन नहीं है, अभी ये आवारा की तरह घूम रहा है। जहां पे इसको पॉजिटिव आयंस दिखेगा एटम्स का, उसको जाके पकड़ लेगा, और ये जाके पकड़ेगा तो ये मेटॉलिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। सिंपल बात है, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान भाषा में अगर बोले तो इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह घूम रहा है, ये तलाश में है कि पॉजिटिव मेटल आयंस कहां दिखाई दे। ये जहां पे भी मेटल्स आयंस के साथ मिलेगा वहां पे मेटॉलिक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सिंपल बात समझ में आया। अब आगे बात करते हैं कि आगे जितना ज्यादा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा उतना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड बना सकता है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटल के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि मेटल पॉजिटिवली आयंस को घूमे खोजेगा, और खोजते खोजते उसके साथ चिपक जाएगा, चिपक गया तो बॉन्ड बना लिया। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड बनाएगा। मेटॉलिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। कहने का क्या मतलब कि जितना ज्यादा हमको इलेक्ट्रॉन मिलते चला जाए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा आगे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है मतलब फ्री है, उसको जहां जगह मिलेगा वो चिपकेगा, और जिससे ज्यादा ज्यादा चिपकते चला जाएगा वहां पे ये मेटॉलिक बॉन्ड फॉर्म करते चला जाएगा। सिंपल बात समझ में आया कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब उतना फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है? लिख लिए, इसको नोट कीजिए कि मेटॉलिक बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली एटम्स आयंस एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म मेटॉलिक बॉन्ड। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, उतना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड बनाते चलेगा। ठीक है, मिटाया जाए।
अब इसकी हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ये ट्रेंड क्या हो रहा है इसमें, ये लिख लिए होंगे, लिखने में पीछे नहीं रहना है, तुरंत तुरंत लिखते चलना है। अभी देखिए कि अगर ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड कि ट्रांजिशन मेटल में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कैसा ट्रेंड दिखाता है मेटॉलिक बॉन्ड, तो मेटॉलिक बॉन्ड किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अगर हम 3D सीरीज की बात करें, अगर मैं आपसे 3D सीरीज की बात करूं, तो 3D सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। 3D में क्या आता है, 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें आ जाएगा 3D में 2 हो जाएगा, इसमें 3D में 3 हो जाता है, ये एक्सेप्शन होता है, 3D में 5 देता है और 4s 1 दे देता है, ये 3D में 5 देता है, 4s फुल होता है, ये 3D में 6 देता है, ये 3D में 7 देता है, ये 3D में 8 देता है, ये 3D में 9 देता है और ये 3D में 10 देता है। समझते हैं धीरे धीरे। अगर ये 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अगर हम D बनाते हैं, D ऑर्बिटल 1 2 3 4, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए बढ़ रहा है। वेनेडियम की बात करेंगे तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो मेटॉलिक बॉन्ड भी बढ़ता है, क्योंकि मेटॉलिक बॉन्ड बनाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए हमको। तो जैसे जैसे अगर पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जा रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो लेफ्ट से राइट जाने पे मेटॉलिक बॉन्ड भी बढ़ते चला जा रहा है। मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पे मेटॉलिक बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्या ये लगातार इंक्रीज कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये कैसा देता है, ये इरेगुलर ट्रेंड देता है। मतलब कहीं पे बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा, कहीं पर लगभग इक्वली चलेगा। ये इसके ट्रेंड में हमको देखने मिलेगा कि मेटॉलिक बॉन्ड का ट्रेंड कैसा होता है, इरेगुलर ट्रेंड देता है। अब यहां से देखिए 3D1 से 3D2 में गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 3D3 में गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, क्रोमियम में जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मैग्नीज में जाने से क्रोमियम के बाद क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक केस में भी रहता है 6। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास है। मतलब सबसे बढ़िया 3D में सबसे बढ़िया मेटॉलिक बॉन्ड किसके पास होगा, क्रोमियम के पास होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, क्रोमियम तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और क्रोमियम में सबसे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। तो मैंगनीज से फेरस की तरफ अब इधर चलने पे, कि इधर 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 चलने पे अब इधर से ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। इसमें 6 है, इसमें 5 बच जाएगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें 3। अब धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि धीरे धीरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा और क्रोमियम तक मैक्सिमम मिल गया। मैग्नीज से ये धीरे धीरे क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मतलब अब मैग्नीज के आगे मेटॉलिक बॉन्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब इधर से इधर चलने पे मेटॉलिक बॉन्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है मेरा बात? स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेटॉलिक बॉन्ड बढ़ता है, मैग्नीज फेरस कोबाल्ट लगभग सेम हो जाता है, तो इसका लगभग सेम होता है, लेकिन एक्चुअली जनरली बात की जाए तो डिक्रीज होता है और उसके बाद इधर तो डिक्रीज होते चला जाता है। और जिंक की बात कर लेते हैं ना, इसमें जिंक क्या है, जिंक को देखा जाए तो जिंक फुली फिल्ड है। अगर Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आर्गन 4s2
3d10 होता है, मतलब S में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, D में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसका मेटॉलिक बॉन्ड सबसे वीक होगा। सबसे खराब मेटॉलिक बॉन्ड 3d सीरीज में किसका? जिंक का। सबसे बढ़िया मेटॉलिक बॉन्ड किसका? क्रोमियम का। रीजन समझ में आया? क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास है, सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक के पास है, और क्रोमियम से जैसे आगे बढ़ेंगे मेटॉलिक बॉन्ड डिक्रीज करता है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेटॉलिक बॉन्ड इंक्रीज करता है। इतना बात है इसमें, इसको लिखिए, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़े, मिटाया जाए। अब देखिए, जैसे ये 3d सीरीज में चल रहा है उसी तरह 4d सीरीज में चलता है, उसी तरह 5d सीरीज में चलता है। और देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 4d सीरीज, 5d सीरीज, 5d सीरीज और 4d सीरीज का साइज लगभग सेम होता है, क्योंकि 5d सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है ना। और आगे बात करेंगे तो समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गया? जैसे 3d में उसी तरह 4d में उसी तरह 5d में चलेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े। आज जितना सिलेबस में है, जितना चीज हम लोग आज कवर करेंगे, सारा चीज किसको लेके चलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आज सारा खेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होने वाला है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आज पकड़ के रखना है। देखिए क्या हो रहा कि अब ग्रुप वाइज बात करते हैं। अब कैसे बात करते हैं? ग्रुप वाइज बात करते हैं। अब हम लोग ग्रुप वाइज समझते हैं। पीरियड वाइज तो समझ में आ गया क्या हो रहा है। पीरियड वाइज चलने पे स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते चला जा रहा है। अब ग्रुप वाइज चलते हैं। ग्रुप वाइज चलने पे ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि कम होगा? समझते हैं। ग्रुप वाइज चलने पे मेटॉलिक बॉन्ड क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब कैसे इंक्रीज करता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप वाइज हम चल रहे हैं, तो ग्रुप वाइज चलने पे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे नीचे आएंगे तो साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होने से क्या होगा कि वहां पे जो आउटर सेल, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज्ड बढ़ जाता है। 3d से 4d में आने पर डीलोकलाइज्ड 4d का ज्यादा हो जाता है क्योंकि साइज बड़ा हो गया, और 3d का कम हो जाता है डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मेटॉलिक बॉन्ड पता करना चाहते हैं तो ग्रुप वाइज चलेंगे, तो ग्रुप वाइज चलने पे क्या होगा? ग्रुप वाइज चलने पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जैसे नीचे आएंगे तो साइज बड़ा होता है। अगर साइज बड़ा होगा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा। तो 3d से 4d चलते हैं, 4d से 5d चलते हैं, तो इसमें नीचे आने पे इंक्रीज कर जाता है मेटॉलिक बॉन्ड। रीजन समझ में आया? साइज बड़ा होने से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे आने पे 4d सीरीज में आने पे एक नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से थोड़ा साइज बड़ा हो गया, और साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बड़ा हो जाता है। क्लियर है बात? समझ में आया? मेटॉलिक बॉन्ड क्लियर समझ में आया क्या है? मेटॉलिक बॉन्ड क्या है? पीरियड में चलने पर मेटॉलिक बॉन्ड स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। Zn का सबसे कम। इसी तरह 4d सीरीज में Zn के बाद कैडमियम, कैडमियम के बाद नीचे चलेंगे तो Hg का सबसे कम 5d सीरीज में, क्योंकि इसका सारा ऑर्बिटल क्या होता है? फुल फिल्ड होता है। तो फुल फिल्ड हुआ मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो मेटॉलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। सबसे वीक मेटॉलिक बॉन्ड कहाँ मिलेगा? 3d सीरीज में Zn, 4d सीरीज में कैडमियम, और 5d सीरीज में मरकरी। क्लियर है बात? मेटॉलिक बॉन्ड समझ में आया
कि मेटॉलिक बॉन्ड क्या है, मेटॉलिक बॉन्ड का ट्रेंड क्या है। अगर आपको मेटॉलिक बॉन्ड समझ में आ गया तो आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट समझ में आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जिसका ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड होगा, जो जितना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड का मतलब उतना स्ट्रॉन्ग पकड़ के बैठा हुआ है, जो जितना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड देगा उतना ज्यादा उसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। जिसका मेटॉलिक बॉन्ड ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मेटॉलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना, मेटॉलिक बॉन्ड बनाना मतलब क्या होना कि उस सबसे बढ़िया पकड़ के रखा हुआ है मेटल्स को। एटम्स का आयंस आया, इलेक्ट्रॉन्स आया और दोनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे चपक लिया, पकड़ के रखा है क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ऐसे पकड़ लिया है तो इसको छुड़ाने में, इसको मेल्ट करने में, इसको बॉयल करने में हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा बढ़िया मेटॉलिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आ गया? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस दोनों को हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट कब बढ़ता है? अगर मेटॉलिक बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मतलब मेटॉलिक बॉन्ड कब इंक्रीज करता था? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था। तो जिसका जितना मेटॉलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अब समझते हैं, अगर 3D सीरीज की बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब इधर से इधर चलने पे क्रोमियम तक, इधर से इधर चलने पे क्रोमियम तक मेटॉलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा था क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था। तो इधर से इधर चलने पर मेटॉलिक बॉन्ड इंक्रीज कर रहा था, तो इधर से इधर चलने पर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा? और इधर से इधर चलने पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने से मेटॉलिक बॉन्ड डिक्रीज होगा और मेटॉलिक बॉन्ड डिक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो क्या बोलेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट का भी ट्रेंड कैसा है? इरेगुलर है। मेटॉलिक बॉन्ड भी इरेगुलरली बढ़ घट सकता है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जैसे कि मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। पूरा इस 3D सीरीज में सबसे कम किसका होता है? मैंगनीज का हो जाता है। क्यों हो रहा है? इधर आने पे मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है और ये अचानक से डाउन कर जाता है। एक्सेप्शन है। ये क्या है? ये एक्सेप्शन केस है। और फिर इधर से धीरे धीरे डिक्रीज करता है। इसके कंपेयर में ये डिक्रीज करता है, इसके कंपेयर में ये बढ़ा और बढ़ने के बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज किया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि अगर 3D सीरीज का बात किया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट कब बढ़ेगा? जब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए मेटॉलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने आप जो कस के पकड़ा हुआ होगा उसको मेल्ट करना मुश्किल है, उसको ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक, क्रोमियम में सबसे ज्यादा मेल्टिंग मेटॉलिक बॉन्ड था तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और क्रोमियम के बाद धीरे धीरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने से क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। लेकिन मैग्नीज एक एक्सेप्शन है जो सबसे कम देता है 3D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे इसको बताएगा, ऐसे हमारे सिलेबस में इसको बताने का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बताते हैं क्योंकि Mn का जो लैटिस स्ट्रक्चर है, Mn का जो लैटिस स्ट्रक्चर है ये अल्फा Mn बनाता है। ये अल्फा Mn लैटिस स्ट्रक्चर देता है। और अल्फा Mn लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है कि अल्फा Mn लैटिस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जो होता है कि इसका बीच का जो मेटॉलिक बॉन्ड होता है वो बढ़िया से नहीं बन पाता। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दिखाई दे रहा हमको,
क्रोमियम के कंपेयर में इसका कम है, बाकी इसके कंपेयर में तो इसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक ऐसा लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है कि लैटिस स्ट्रक्चर के वजह से इसमें क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सही ढंग से बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, मतलब मेटॉलिक बॉन्ड नहीं बना पाता, अनपेयर्ड होने के बावजूद भी ये बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे देता है। अब जैसे Fe का बात करते हैं, Fe का BCC स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है Fe का। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में इस वाला स्ट्रक्चर के कंपेयर में BCC का स्ट्रक्चर अच्छा बॉन्डिंग बनाता है अल्फा मेमेन से। समझ में आ रहा ना? इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है और इसका स्ट्रक्चर BCC है, और BCC इस अल्फा एमएन के कंपेयर में बढ़िया इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाता है, तो इसलिए इसका कम होता है और इसका ज्यादा हो जाता है। सबसे कम किसका होता है पूरा 3D सीरीज में? Mn का। फिर इधर चलने पे ये ट्रेंड फॉलो करता है, और Zn का तो छोड़ दीजिए, Zn का इसमें सबसे कम, पूरा 3D सीरीज में सबसे कम किसका होता है? जिंक का, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो Zn 3D सीरीज से Zn 4D सीरीज से कैडमियम और 5D सीरीज से HD, इसका सबसे कम देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको छोड़ के बात कर रहे हैं। इधर जाने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज किया कहां तक? क्रोमियम तक। मैग्नीज का अचानक डिक्रीज कर जाता है, ये एक्सेप्शन कैसे क्यों होता है? इसका लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से। और फिर यहां से डिक्रीज करना धीरे धीरे स्टार्ट करता है कॉपर तक, और जिंक का पूरा ही डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि Zn में क्या है? Zn में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका तो ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट, मेटॉलिक बॉन्ड वीक है, मेटॉलिक बॉन्ड वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट वीक है। समझ में आ रहा? बात क्लियर हो रहा है? इसी तरह 4D सीरीज में चलेगा, ये लिख लिए, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। और अब इस चैनल पे वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा। अभी तक इस चैनल पे वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन अब से इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़िए और हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। बेहतरीन अंदाज में आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा, एक एक बात बताया जाएगा इस चैनल पे, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, लगे हुए हैं। प्री बोर्ड सामने है तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे, और वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यू आएगा, फिजिक्स का भी कंटिन्यू आएगा, केमिस्ट्री का भी कंटिन्यू आएगा। ठीक है, आगे बात करें। ये रहा 3D सीरीज। इसी तरह 4D सीरीज, 4D सीरीज में क्या होगा? इसमें इसका ट्रेंड जो होता है ना इरेगुलर है, और जिसका इरेगुलर ट्रेंड है उसमें बहुत सी चीजें को एक्सेप्शनल मान के हम लोग को बहुत सी कंसेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, तब हमको क्लियर समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? माइक साथ में है। इसी तरह 4D सीरीज में चलेगा। 4D सीरीज में भी क्या होगा? 4D सीरीज में भी स्टार्टिंग में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे मैग्नीज का नीचे था ना, और यहाँ पे टेक्टेनम का नीचे हो जाएगा। टेक्टेनम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। रीजन से मैं समझ में आ रहा है, रीजन वही है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, और मेल्टिंग पॉइंट आगे डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, और कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। समझ में आ रहा है? लिख दिया जाए क्या? यार जर्नो मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD। देखिए इसमें ये टेक्टेनम का एक्सेप्शन है,
और सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा 3D सीरीज में किसका हो रहा था? क्रोमियम का हो रहा था, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। इसी तरह 4D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका होगा? मोलिब्डेनम का होगा, क्योंकि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होगा तो मेटॉलिक बॉन्ड सबसे ज्यादा हुआ, और मेटॉलिक बॉन्ड ज्यादा हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा हुआ। टेक्टनम का कम हो जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज करते चलता है। समझ में आ रहा? और कैडमियम का सबसे कम होता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है। इसी तरह 5D, क्योंकि 4D और 5D का साइज तो लगभग लगभग बराबर ही होता है, और लगभग लगभग बराबर होने से कुछ फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे इसको? 4D समझ में आ गया। 5D की बात कर लें। फाइव डी की बात कर लेते हैं। 5D में क्या होगा? जैसे 4D में कर रहा था ना, स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा और बीच में क्या होगा? डिक्रीज करेगा, फिर अचानक से डिक्रीज करते चलागा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि 3D में Mn और 4D में टेक्टनम का तो कम हो रहा था, लेकिन 5D में जब Re आ जाता है ना, 5D में रिथेनियम आ जाता है, तो इसका ना इस दोनों जैसा ये कम नहीं हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई ही रहता है। 5D सीरीज का जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। समझे क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, उससे ये उम्मीद रखते हैं कि 4D सीरीज के बाद नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो 4D के बाद 5D का साइज बड़ा हुआ होगा। लेकिन एक्चुअली में 4D का साइज 5D का साइज बहुत बड़ा नहीं हो जाता, लगभग लगभग बराबर हो जाता है। क्यों बराबर होता है? लेंथेनॉइड 5D में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इसका न्यूक्लियस ऐसे जकड़ लेता है, ऐसे कस के पकड़ लेता है। कस के पकड़ने से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ेगा तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो मेरा जो उम्मीद था, जितना हम एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि इतना बढ़ेगा, लेकिन इतना बढ़ता नहीं है, छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा? और ये छोटा होने से इसका क्या हो गया? छोटा होने से एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है? कि शिल्डिंग इफेक्ट का फर्क पड़ जाता है। क्योंकि अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा था? क्योंकि 5D में, ये जो 5D सीरीज में चलेंगे तो ये F ब्लॉक से होके आएगा, मतलब 4F से गुजर के आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो, और 4F से होके आता है तो F का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, मतलब न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है, बढ़िया से शील्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि F ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? वेरी पुअर। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, इससे साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? उसके मेटॉलिक बॉन्ड कस के पकड़ा होगा ना। 4D का 4D से 5D में कम होना चाहिए था, लेकिन 5D का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से मेटल्स को ऐसे कस के पकड़ा हुआ होगा, और कस के पकड़ा हुआ है तो साइज छोटा। साइज छोटा तो क्या बोलेंगे? मेटॉलिक बॉन्ड बढ़िया है ना उसके बीच में। अगर मेटॉलिक बॉन्ड बढ़िया है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़िया होगा। जैसे ग्रुप वाइज चलते हैं, ग्रुप वाइज चलने पे ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि साइज बड़ा हुआ। साइज बड़ा हुआ तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने से बढ़िया मेल्टिंग पॉइंट बनेगा। क्यों बढ़िया बनेगा? क्योंकि इसका मेटॉलिक बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत भरपूर मात्रा में हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो आवारागर्दी कर रहा होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ना होता है हमको, ऐसे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के मेटॉलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन हमको ज्यादा खाली मिलेगा। समझ? 5D सीरीज में क्या होता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये 5D सीरीज का एलिमेंट्स F ब्लॉक से होके आता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो F ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर होता है। तो पुअर की वजह से क्या होता है कि चार्ज का इफेक्ट बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पर पड़ गया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये उस पर पड़ा तो इसको न्यूक्लियर चार्ज इसको खींचा अपने तरफ, खींचा तो इसका साइज छोटा हो गया। और साइज छोटा हुआ मतलब ये आपस थोड़ा क्लोज आया ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आया, मतलब ये दोनों के बीच का बॉन्डिंग बढ़िया हुआ। बॉन्डिंग बढ़िया हुआ तो 4D के कंपेयर में 5D का क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग मेटॉलिक बॉन्ड हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग मेटॉलिक बॉन्ड हो गया तो 4D से 5D क्या हो गया?
बढ़िया मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो 5D सीरीज में जब चलेंगे तो लिखेंगे HG तक दिखाई दे रहा। देखिए ये हो गया 5D सीरीज। अगर ये 5D सीरीज है, लेंथेनियम, हाइफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेहोनियम, ओस्मियम, एडियम, तो ऐसे इधर प्लेटिनियम, इधर गोल्ड, उधर मरकरी। अभी क्या हो रहा है कि इधर से इधर चलने पे मेरा इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा ऐसे चलने पे इधर से इधर। अगर ये मेल्टिंग पॉइंट इधर से इधर चलने पे इंक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इधर से इधर चलने पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा होगा 5D सीरीज में, और इधर जाने पे ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम 4D सीरीज के कंपेयर करें तो 4D सीरीज से 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि 5D सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को भी मिल रहा है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पर भी पड़ रहा है। मतलब ये दोनों के बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो चुका है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। 5D समझ में आया, 4D समझ में आया, 3D समझ में आया। अब ग्रुप वाइज अगर बात करते हैं हम, तो 4D 5D, 4D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 5D का, 5D का अनएक्सेप्शनली हाई हो जाता है, और 4D और 3D का तो धीरे धीरे हाई होता है ना, 5D का अचानक से हाई हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों हो रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। 3D से जैसे जैसे नीचे आएंगे ग्रुप में चलेंगे, 3D से 4D में आए, ग्रुप वाइज अगर नीचे बढ़ रहे हैं तो ग्रुप वाइज चलने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते चला जाता है। बढ़ने का रीजन क्या है? रीजन वही है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है 4D में, और 5D में अचानक से बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि 5D में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से हाई हो जाता है। समझ में आ रहा? तो ग्रुप वाइज चलने पे क्या लिखेंगे? ग्रुप वाइज चलने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। बोले समझ में आ रहा है बात? ग्रुप वाइज चलने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? मेल्टिंग पॉइंट पीरियड में चल रहे थे तो क्या हो रहा था? पहले इसका भी इरेगुलर ट्रेंड दे रहा था, पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर अचानक से कम हो जा रहा था, फिर डिक्रीज कर रहा था, तो बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, जनरली ये बोलेंगे। 4D सीरीज में भी सेम हुआ, 5D सीरीज में भी सेम हुआ। अब 5D सीरीज 3D सीरीज में क्रोमियम का सबसे ज्यादा, समझ में आ रहा? 3D सीरीज में क्रोमियम का सबसे ज्यादा, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम का सबसे ज्यादा, और इसमें टंगस्टन का सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा बात? सबसे ज्यादा किसका मिलेगा? 3D में क्रोमियम, 4D में MO, 5D में टंगस्टन। समझ में आ रहा है? सबसे कम इसमें Mn और इसमें Tc। और पूरा बात करें, ओवरऑल बात कर लेते हैं, तो सबसे कम किसमें मिलेगा? 3D सीरीज में सबसे कम Zn में, 4D सीरीज में कैडमियम में, और 5D सीरीज में Hg में। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? आगे बताएं। अब देखिए ग्रुप वाइज चलने पे मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली में इंक्रीज कर रहा होता है, पर एक एक्सेप्शन क्या है कि जैसे हम स्कैंडियम से टाइटेनियम चलेंगे तो इंक्रीज करेगा, पर ग्रुप वाइज हम स्कैंडियम से याट्रियम चले और याट्रियम से लेंथेनम चले, तो यहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, इसके कंपेयर में इसका कम होगा, और इसका इससे भी कम होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे आने पे साइज तो बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ रहा है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो 5D में है ना, इसमें है ना। सुनिए बात, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद से एक ब्लॉक घुसना स्टार्ट होता है, तो इसमें तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। और जैसे साइज बड़ा हुआ तो एक चीज गौर से देखिए कि अगर साइज बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम फर्क डाल रहा होगा। मतलब क्या हो रहा है
कि जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होते जा रहा है। तो कम हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड कमजोर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया है। समझ में आ रहा बात? यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे डी ऑर्बिटल काउंट से फर्क पड़ता है। इसका डी ऑर्बिटल काउंट, अच्छा डी ऑर्बिटल काउंट क्या होता है? डी ऑर्बिटल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा उसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल काउंट। तो इसका बात करेंगे तो इसका डी ऑर्बिटल काउंट 1 होगा, इसका भी बात करेंगे तो 1 होगा, इसका भी बात करेंगे तो 1 होगा। ये 3D 1 देगा, ये 4D 1 देगा, ये 5D 1 देगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है, इसका डी ऑर्बिटल काउंट कम है और इसका साइज सबसे छोटा है, उसका इससे बड़ा है, उससे कंपेयर में इसका लगभग बराबर है, तो जिसका साइज सबसे छोटा हुआ उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि जिसका साइज छोटा है उसका मेटालिक बॉन्ड बढ़िया होगा। साइज छोटा, इसका मतलब न्यूक्लियस और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का ऐसे पकड़ना बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। ये साइज छोटा होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट इस दोनों के कंपेयर में थोड़ा हाई होता है। समझ में आ रहा है? फिर नीचे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल काउंट सेम है और साइज इसका छोटा है। तब एक सवाल उठता है कि अगर ऐसे ही है तब तो ये कौन सा ग्रुप था? ये तीसरा ग्रुप था। तब ये सवाल उठता है कि चौथा ग्रुप में भी तो वही होगा। उस चौथा ग्रुप में भी तो सब में 3D2 में ये 2 आया तो यहाँ पे 2 हो गया, 4D2 आएगा 4D सीरीज में, तो यहाँ भी 2 है ऑर्बिटल काउंट, 5D2 में यहाँ पे भी 2 आएगा। तो क्या ये फोर्थ ग्रुप में ये रूल फॉलो नहीं करेगा जो 3D में, जो थर्ड ग्रुप में हो रहा है? क्या फोर्थ ग्रुप में सेम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं? तब ये कैसे बोल रहे हैं कि ग्रुप वाइज चलने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तो डिक्रीज कर रहा। अगर यही रीजन है तो सब में डिक्रीज करना चाहिए था, नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिक्रीज कर रहा। बाकी सारा में 4 से लेके 12 तक, 12 छोड़ दीजिए 11 तक, उधर क्या है, उधर तो फुलफिल्ड है। 4 से लेके 11 तक ग्रुप वाइज चलने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, सिर्फ ग्रुप नंबर 3 में डिक्रीज होता है। इसको क्यों डिक्रीज हुआ समझ में आया? अब यहाँ समझिए ये क्यों इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1-1 था, तो डी लोकलाइजेशन का चांस ही नहीं था। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ गया तो डी लोकलाइजेशन का चांस बढ़ गया। जैसे समझिए डी लोकलाइजेशन का चांस क्या हुआ, जैसे ये डी ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 4 है, 5 है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक बार इसके साथ जाके ऐसे अदला बदली कर सकता है, डीलोकलाइजेशन कर सकता है, एक बार इसके साथ कर सकता है, एक बार इसके साथ कर सकता है और एक बार इसके साथ कर सकता है। ये इसी तरह इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, ये इसी तरह इसके साथ कर सकता है, ये इसी तरह इसके साथ कर सकता है, ये इसी तरह इसके साथ कर सकता है। तो टोटल कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 10 बार डीलोकलाइजेशन कर रहा है। अगर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइजेशन करने का इसके पास चांस ही नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है, तो ये डीलोकलाइजेशन नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल काउंट में चला जाता है, जिसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट आने पे ये डिक्रीज कर रहा होता है। लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आया, 3 आया, 4 आया, तो वहां पे डीलोकलाइजेशन बढ़ गया, साइज बड़ा हुआ तो डीलोकलाइजेशन बढ़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ डीलोकलाइज्ड हो सकता है, ये इसके साथ डीलोकलाइज हो सकता है। समझ में आ रहा बात? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया आउटर सेल में और साइज बड़ा भी है, तो साइज बड़ा होने से डीलोकलाइजेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से 4th से लेके 11th ग्रुप तक क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते चला जाता है। समझ में आ रहा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसमें होगा? 5D सीरीज में होगा। ग्रुप वाइज आने पर तो बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा 5D सीरीज में होगा, फिर 4D में होगा, फिर 3D में होगा। समझ में आ रहा बात? 3D में ये एक्सेप्शन है, इसका स्कैंडियम एट्रियम लैंथेनम ये जो होता है इसका लो होता है, ग्रुप वाइज चलने पर इसका डिक्रीज करता है, बाकी सबका इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया?
क्लियर है बात, क्लियर है। हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट का जो जो ट्रेंड है सारा बॉइलिंग पॉइंट पे भी एप्लीकेबल होता है, सारा बॉइलिंग पॉइंट पे एप्लीकेबल है। कैसा है, समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हो चुका है, मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हुआ ना, मेल्टिंग पॉइंट का सारा कुछ क्लियर है, एक्सेप्शन भी क्लियर है, और क्यों हो रहा है, कहां पे घट रहा है, कहां पे बढ़ रहा है, कैसा ट्रेंड है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है। जो ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का था सेम ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना कम मेटॉलिक बॉन्ड होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो ये सारा चीज तो मेल्टिंग पॉइंट के साथ भी हो रहा था। मतलब आज का बोले ना सारा खेला किसका है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटॉलिक बॉन्ड, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या चलेगा, वही सब चलेगा, पॉइंट वाइज करके हम लोग लिख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पे फर्स्ट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट देन डिक्रीजेस, जैसे वहां पे हो रहा था, चलने पर बढ़ता है फिर अचानक से डिक्रीज कर जाता है। दूसरा बात क्या हुआ कि नीचे चलने पे ग्रुप वाइज चलने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। रीजन आपको समझ में आ गया है, जितना बॉइलिंग पॉइंट का रीजन था सब एप्लीकेबल है। तो सबसे तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट 3D में ज्यादा, क्रोमियम का। 4D में किसका ज्यादा, मोलिब्डेनम का। 5D में किसका ज्यादा, 5D में तो सबका ज्यादा है, तो 5D में ज्यादा सबसे ज्यादा आरी का। समझ में आ रहा बात, क्लियर हो रहा है। सबसे कम किसका, तो वही मैग्नीज टेक्टेनम। आरी का तो हाई होता है, इसको रखेंगे। समझ में आ रहा, आरी नहीं टंगस्टन लिखेंगे। आरी का भी हाई ही होता है, आरी का भी हाई है, 5D सीरीज का हाई होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे, अब इसमें देखिए इसमें भी लिखेंगे Zn कैडमियम और Hg का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अपने अपने ग्रुप अपने अपने पीरियड में सबसे लो इसका मिलेगा। समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है कैसे हो रहा है। एक हम ग्राफ से आप लोगों को दिखा रहे हैं, जितना मेल्टिंग पॉइंट का था सारा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में भी होने वाला है, जो एक्सेप्शन था वही एक्सेप्शन भी होने वाला है। क्लियर है बात, क्लियर है। ग्रुप वाइज चलने पे क्या होता है, चलने पे इंक्रीज होता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 5D का होगा। 5D के बाद किसका होगा, यहाँ पे देखिए 5D के बाद आ जाता है 3D, और 3D के बाद आता है 4D। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 3D का साइज 4D से थोड़ा छोटा होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है ना, क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक नहीं, हम एक ग्राफ दिखाते हैं। इसका एक ग्राफ से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ऐसे इसको याद रखना क्या है कि यहाँ पे है मेरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इधर है मेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दिखाई दे रहा, क्लियर दिखाई दे रहा है। और इधर है मेरा एटॉमिक नंबर। तो स्कैंडियम, याट्रियम और लेंथेनम को हटा देते हैं। यहां देखिए अब यहां पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इधर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इधर, इधर होगा Ti, इससे ज्यादा होगा V, उससे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होता है क्रोमियम। फिर मैग्नीज का अचानक से डिक्रीज कर जाता है,
फिर यहाँ पे Fe का बढ़ता है, फिर यहाँ से मैग्नीज से बढ़ता है, फिर यहाँ से डिक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा। कॉपर, जिंक का तो सबसे कम हो जाता है। अब 3D सीरीज, ये कौन सा सीरीज है? 3D सीरीज है, और 3D सीरीज से 4D सीरीज का ज्यादा होता है, तो वहां पे लिख देंगे। यहाँ सेम ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे मैग्नीज कम हुआ, वहां पे क्या कम होगा? वहां पे TC कम हो जाए, टेक्टेनम। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है? अब यहां से करेंगे हाफनियम का इससे ज्यादा, ये 5D सीरीज हो गया। 3D सीरीज लेते हैं, जिरकोनियम, और इसका हो गया सबसे ज्यादा, और यहाँ पर अब यहाँ पे क्या होता है ना कि Ag का यहाँ आ जाता है और CD का तो कम ही है। कॉपर से भी नीचे आ जाता है Ag, ये भी एक एक्सेप्शन याद रखिए कि कॉपर और उसके बाद Au और उसके बाद Ag हो जाता है, ये भी एक्सेप्शन है कि कॉपर का Au से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और Au का Ag से हाई होता है। समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर जो है, देखिए कॉपर का जब करेंगे तो यहाँ पे आर्गन, और यहाँ पे आ जाता है 3D10। अब 4s क्या करता है कि 4s2 3D9 होता है, तो यहाँ पे 4s1 बच जाता है, मतलब D वाला इसका फुलफिल्ड हो जाता है, एक बच रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं Ag का, तो Ag में क्या होता है कि यहाँ पे 3D की जगह 4D हो जाता है, यहाँ पे 5s1 होता है। तो ये 3D में और 5D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गया ना, अब सेम हो गया और इसका साइज छोटा हो जाएगा। नहीं समझ रहे? यहाँ पे 4D10 आ जाएगा और 5s1 आ जाएगा। अब ये देखिए 4D और इसमें, अब इसमें डी लोकलाइजेशन जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, डी लोकलाइजेशन का चांसेस तो दोनों में बराबर है, और इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, इसका साइज छोटा हो गया, इसलिए इसके कंपेयर में इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। समझ में आ रहा? और इसी तरह Ag और Au में होता है। Au में क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है 5D10 और यहाँ पे आ जाता है 6s1। अब 4D का इसलिए Ag का ज्यादा कम होता है सबसे, क्योंकि इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आ जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आने से इसका, इस Au में क्या होता है कि न्यूक्लियस का चार्ज कहाँ काम करने लगता है? बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पर, जिसकी वजह से इसके कंपेयर में छोटा हो जाता है। तो ये चार्ट याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा? अब इसी तरह हम बात करते हैं, लेंथेनम को तो छोड़ देना है, इसका सबसे ज्यादा, इसका भी हाई ही होता है। अब ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अब एयू का देखिए यहां पे आ जाएगा ऐसे। ये चार्ट याद रखिएगा, ये चार्ट है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए 3D 4D और 5D सीरीज के लिए चार्ट है। एक्सेप्शन सारा समझ में आया, ये एक्सेप्शन एक बच रहा था, यहाँ ये समझ में आ गया कि कॉपर का सबसे ज्यादा, Au का उसके बाद Ag का। Ag आता है 4D सीरीज में, लेकिन ये Au से भी नीचे चला जाता है क्योंकि Au में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। क्लियर हुआ बात? यहाँ पे डी लोकलाइजेशन का चांस उतना नहीं बनता है, सब में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। समझ में आ गया? जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए ना, ये तो स्टेबल हो गया ना, ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ चुका है। ये रहा ग्राफ, इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। ये इसका रहा ग्राफ, इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगला टॉपिक हेडिंग डालिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये पहले से आप लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी को जानते होंगे क्या होता है।
समझाते हैं। लिखिए डिफिनेशन लिखिए पहले। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outer cell electron to effect of nucleus या न्यूक्लियर चार्ज लिखिए, तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। समझिए क्या है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये इसका एक सेल हुआ, ये दो सेल हुआ। दिखाई दे रहा क्या? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है? यहाँ बनाते हैं। मान लीजिए बाहर वाला सेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो ये इस पे इफेक्ट डाल रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाला सेल में घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पे चल रहा है, तो ये न्यूक्लियस इस पे कोई इफेक्ट डाल रहा होगा, कोई फोर्स लगा रहा होगा जिसकी वजह से पकड़ा हुआ है और ये इसमें घूम रहा है। ये इसके साथ फोर्स लगाया और हम चाहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को इस वाला सेल से बाहर निकाल दें। तो इसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का इफेक्ट से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको डेल आई एच से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? समझ में? सिंपल बात समझना है। इसको क्या समझना है कि बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सेंटर से उस पर फोर्स लगा हुआ है, ये सेंटर से फोर्स लगा हुआ है, से फोर्स से पकड़ा हुआ है, तो हमको इतना एनर्जी देना पड़े कि ये फोर्स टूट जाए और ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के बाहर चला जाए, इजेक्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन। तो उसको बोलते हैं, जितना एनर्जी देना पड़ा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? क्लियरली बात समझ में आ रहा है? नोट डाउन कीजिए, इसको डेल आई एच से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज का। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर उसको पकड़ा हुआ रहेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगा होकर रखेगा न्यूक्लियर, उतना ज्यादा हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी देंगे उसको बाहर निकालने के लिए, उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। यहाँ पे हमको मतलब है न्यूक्लियर चार्ज से। तो हम क्या समझते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा फोर्स के साथ पकड़ा हुआ रहेगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा फोर्स के साथ पकड़ा हुआ है, उतना ही ज्यादा हमको उसमें एनर्जी डालना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। जैसे मानिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, कम फोर्स लगा हुआ है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, उसको हल्का सा एनर्जी देंगे तो बाहर चला जाएगा। लेकिन जो कस के पकड़ा हुआ है उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा मेरा बात? तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। बात क्या हुआ कि अगर अब 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज में चलने पे इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता चला जाता है। साइज क्यों छोटा होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चला जाता है। न्यूक्लियर चार्ज सिखाए है ना, नहीं देखे तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। न्यूक्लियर चार्ज Z-S करके निकालते हैं, कैसे न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, कैसे एटॉमिक साइज होता है, सारा बात हम लोगों ने किया हुआ है। तो पीछे वाला लेक्चर को जरूर देखिएगा तो समझ में आएगा। तो 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट चलने पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होगा, और जितना छोटा साइज होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब साइज जितना छोटा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उसका बॉन्डिंग उतना बढ़िया होगा। बॉन्डिंग बढ़िया मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा हुआ रहेगा, तो हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। तो साइज छोटा होने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है।
तो लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉम का एटॉमिक साइज छोटा होते चला जाता है, एटॉमिक रेडियस घटता है। तो एटॉमिक रेडियस घटने से साइज क्या होता है, छोटा होता है, और साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा होगा, साइज छोटा होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा होगा। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, क्या होता है, इंक्रीजेस। ये एक जनरली बात हुआ, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है तो सारा में इंक्रीज होते चला जा रहा है। इसका भी ट्रेंड क्या है, इरेगुलर है। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड कैसा है, इरेगुलर है। इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कहां बढ़ रहा है कहां कम हो रहा है। समझ में आ रहा बात। तो जनरली बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं। ग्रुप वाइज क्या हो रहा होगा, ग्रुप वाइज चलने पे साइज बड़ा होता है क्योंकि सेल बढ़ जाता है, और साइज बड़ा होने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो नीचे चलने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा और ऊपर चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होते चला जाएगा। समझ में आ रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट चलने पे इंक्रीज करता है, जनरली इंक्रीज करता है। इसमें भी तो फैक्टर है ना, क्या फैक्टर है समझते हैं कि अगर लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो जैसे हम चलेंगे ना तो देखेंगे कि वेनेडियम का जो है वी का आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा डाउन हुआ, और इससे भी डाउन हो गया क्रोमियम का। ऐसे अगर चार्ट की बात करें अगर, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, स्कैंडियम से बड़ा होना चाहिए, ग्रुप वाइज चलने पे आयोनाइजेशन बड़ा, स्कैंडियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए टीआई का। टीआई से ये थोड़ा डिक्रीज करता है और इससे भी डिक्रीज करा जाता है क्रोमियम। ये थोड़ा सा इरेगुलर चलता है। यहां दिखाई दे रहा ना, नहीं दिखाई दे रहा, यहां दिखाई नहीं दे रहा है। यहां देखते हैं हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम स्कैंडियम लिखते हैं, स्कैंडियम से टाइटेनियम पे चलेंगे, टीआई पे चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन ये हल्का वीआई का कम होगा, और वीआई से भी कम हो जाता है क्रोमियम का। अभी क्रोमियम का कम क्यों हुआ, वीआई का कम क्यों हो रहा है, ये सारी चीजों को समझेंगे। जनरली बढ़ता है, जनरली बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं ये डिक्रीज हो सकता है। समझ में आया। लेफ्ट से राइट चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज करता है, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो। ग्रुप वाइज चलेंगे तो साइज बड़ा होते चला जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते चला जाता है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं कि पॉइंट लिखेंगे ना हम लोग, एक पॉइंट लिखेंगे कि अब इसमें देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में होता है ना, एक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऐसे फर्स्ट लिखेंगे। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए मेरे पास है Mn, मैग्नीज है, तो मैग्नीज का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैग्नीज, अब इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो Mn प्लस बचा। जैसे यहाँ पे ये Mn है, इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें कितना होगा, 8 होगा, ऐसे हो गया 2 8 10 10 8 18, और बाहर वाला में कितना होगा, 7 होगा, 25 होता है। तो उसमें से एक निकालेंगे ना, एक को निकालेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं, है ना, तो बाहर वाला में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी लगाना पड़ा उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक निकल गया तो Mn प्लस बच गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Mn प्लस हो गया। अब ये क्या बन गया, ये Mn प्लस बन गया। अब Mn प्लस से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, ये Mn2 प्लस में बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो दूसरा बार निकालेंगे तो बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा बार निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा बात। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, समझ में आया, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा बार निकालेंगे तो बोलेंगे कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोमियम है, अब क्रोमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे ना हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का कम होने का रीजन समझा रहे हैं कि क्रोमियम का ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे एक और आता है, तो एक को निकालना आसान है,
क्योंकि अभी भी स्टेबल, ये चले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन देना मतलब क्या, मतलब यहाँ पर देखिए, ये तो एक्चुअली में तो ऐसा होता है ना 4s2 पे, ऐसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको दिया, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसको आसानी से इलेक्ट्रॉन देने में जो बिलीव करता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा लगाना ही नहीं पड़ा, वो तो खुदे देना चाहता था, तो ये खुदे यहाँ पर दे के एक बचा दिया है। अब ये चला भी जाएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये स्टेबल है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बात हो रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आसानी से ये दे रहा है, पहला बार में एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आसानी से ये दे रहा है, इसलिए क्रोमियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। अगर लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो अब क्रोमियम देखिए ये Cr+, अब ये क्या करेगा कि Cr+ का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, यहां से ये तो दे दिया एक, ये आसानी से दे दिया, अब Cr+ का स्ट्रक्चर ये हो गया 1 2 3 4 5, अब ये पूरा क्या है, स्टेबल है। समझिएगा, अभी क्या था, इसके पास ऐसा 2 था और ये आसानी से इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि देखिए 3d और 4s में ज्यादा गैप नहीं होता, एनर्जी गैप कम होता है, तो ये आसानी से इसको जंप मार के 3d में दे दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दिया ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो डोनेट कर दिया तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो यहाँ से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा कि अब हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। समझ में आ रहा है बात, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि अब ये क्या है, स्टेबल है, और स्टेबल है तो ये अपने स्टेबिलिटी को हटाना नहीं चाहेगा, तो स्टेबिलिटी को नहीं हटाना चाहेगा तब हमको हाई एनर्जी देना पड़ेगा, तब हमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। जब एनर्जी ज्यादा देंगे तो बोलेंगे कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी Cr+ का हाई हो जाता है, जब ये बनाएंगे तो Cr का हाई हो जाएगा, बाकी सबके कंपेयर में ही हाई हो जाएगा, या बाकी सबके कंपेयर में ही लो है। समझ में आ रहा बात, लेकिन जनरली क्या करता है, ऐसे एनर्जी इंक्रीज कर रहा होता है, ये एक्सेप्शन था। समझ में आ रहा बात, इसी तरह मोलिब्डेनम में करेगा, इसी तरह टंगस्टन में करेगा। सारा फंडा समझ में आ रहा ना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको सिखाने की काम करूंगा, मैं आपको और आसानी से सिखाऊंगा। जो भी दिक्कत है उसको आप कमेंट में कीजिए, मैं कमेंट रेगुलर पढ़ते रहता हूं, आपका कमेंट आएगा और मेरा रिप्लाई जाएगा। आपको जहां भी दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, कमेंट में लिखिए, मैं आपको उससे बेटर तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ गए, फर्स्ट आयोनाइजेशन समझ गया ना, सेकेंड आयोनाइजेशन समझ गए, थर्ड आयोनाइजेशन समझ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। पीरियड में चलने पे जनरली इंक्रीज होता है, कहीं कहीं कम हो जा रहा है, तो उसका रीजन समझ लेना है। रीजन जैसे क्रोमियम में हो गया, वहां पे रीजन यही समझना है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट दे रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला जो मेटल्स है, एलिमेंट्स है, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी अपने आप कम होगा, क्योंकि आसानी से देने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। जबरदस्ती निकालेंगे तब ना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप वाइज चलने पर डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगेगा, कम लगेगा तो कम एनर्जी देना पड़ेगा, आसानी से निकल चला जाएगा बाहर। मतलब ग्रुप वाइज अगर बात किया जाए, ग्रुप वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। समझ में आ रहा बात? ग्रुप वाइज चलने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा होता है। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि साइज क्या होता है? साइज बड़ा हो जाता है। ये साइज बड़ा होगा तो ये कम हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? एक पॉइंट और समझिए कि जैसे हम लोग चल रहे हैं 3D में, 4D में, 5D में, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम हो रहा है नीचे चलने पे। अब नीचे चलने पे कम हो रहा है तो ये ग्रेजुअली, अगर हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में जनरली इंक्रीज कर रहा था, तो अब पीरियड में जनरली इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो 3D सीरीज है, जो 4D सीरीज है, जो 5D सीरीज है,
ये 3D सीरीज जनरली ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज करता है, लेकिन जब हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो अचानक से एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। नहीं समझ में आया? पीरियड में अगर हम लोग चलेंगे तो ये इंक्रीज तो करेगा पर स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगा। इंक्रीज स्लोली करेगा कब? जब ये आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हैं 3D सीरीज का। समझ में आ रहा है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, जब दोबारा निकालने जाएंगे तो ये अचानक से पीरियड में चलने पे सडनली इंक्रीज कर जाएगा। नीचे दिखा हुआ समझ में आ रहा है ना? ये अचानक से सडनली इंक्रीज करेगा। बात समझ में आया? ये कब होगा? ये होगा सेकेंड आयोनाइजेशन और थर्ड आयोनाइजेशन में। करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स का, एलिमेंट्स का धीरे धीरे इंक्रीज करता है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सडनली इंक्रीज कर जाता है। रीजन क्लियर है? समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके रीजन समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और एक दो चीज है जो होने वाला है, पहले इसको समझिए। ऐसे करने पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सके कि स्टेबिलिटी को पा लेता हो तो वहां से एनर्जी निकालना हमको ज्यादा टफ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा टफ हो जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ता होगा। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ऐसा हो रहा है, जैसे क्रोमियम नीचे था अचानक से ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अब स्टेबिलिटी पा गया। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद आसानी से डोनेट कर देता है, तो डोनेट किया तो आसानी से उसको मिल गया, उसको एनर्जी नहीं लगाना पड़ा, तो एनर्जी कम है। लेकिन अब जब दोबारा करने जाएंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो स्टेबिलिटी को पा चुका। अब स्टेबिलिटी है तो उसको खोना नहीं चाहता है, तब वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी लेने लगेगा, इसलिए अचानक से बढ़ जाता है। समझ में आ गया बात? क्लियर हो रहा है? अब अगर बात करते हैं, देखिए नीचे जाने पे तो बढ़ रहा था, लेकिन 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है और 4 इसके बाद 3D का, उसके बाद 4D का। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब ये 3D में था तो 3D में था तो 4D के कंपेयर में इसका साइज छोटा था, तो साइज छोटा था तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब था, तो ये कस के पकड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, तो ज्यादा एनर्जी लगा के देना पड़ रहा था। 4D में साइज बड़ा हुआ तो 4D में क्या हुआ कि कम हो गया। अब 5D में 3D से भी ज्यादा क्यों हो जा रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी 5D का 3D से भी ज्यादा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 5D में क्या हो जाता है, 5D का जो एलिमेंट्स है ये F ब्लॉक से होके आता है, और F ब्लॉक में जाने का मतलब क्या हुआ, F ब्लॉक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट उतना बढ़िया नहीं है जितना D का है। समझ पा रहे हैं मेरा बात? नहीं समझ रहे? डिटेल में समझाते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा के दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, ताकि आपको कंसेप्ट समझने में कहीं और ना जाना पड़े। देखिए अगर हम बात करते हैं, चलिए Mn का ही बात करते हैं। ऐसे पकड़ा हुआ है तो Mn का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो यहां पे लिखते हैं आर्गन 4s2 और 3d5। अब हमको एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालना है, तो कहां से निकालेंगे, 4s से बाहर निकालेंगे। तो ये जैसे 4s से बाहर निकाले, अच्छा एक चीज देखें यहाँ पे, अगर मान लीजिए, ऐसे समझिए पहले कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ पे देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाला इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो दिखाई दे रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाला इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। मतलब क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़िया है, तो ये बढ़िया से इसको शील्ड करके इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हम बात करेंगे F ब्लॉक का, तो F ब्लॉक का पुअर होता है,
पुअर होने का वजह से क्या होगा कि इसका इफेक्ट इस तक पहुंच जाएगा। अभी ये इसका इफेक्ट इसी पर रुक गया, इधर जाने नहीं दे रहा, लेकिन ये वाला एफ ब्लॉक में जाने पे इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, मतलब यहां से इसका इफेक्ट इस पे पहुंच जाता है, यहां से इसका इफेक्ट इस बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पर पहुंच जाता है ब्लॉक में, और 5D सीरीज एफ ब्लॉक से होके आता है, तो मतलब इसका एफ ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। तो पुअर की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है आसानी से। जैसे ही आसानी से पहुंचेगा उसको ऐसे पकड़ के खींचेगा, और खींचेगा तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। और साइज छोटा हुआ तो इसमें क्या हो गया, इसी को तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे थे। साइज छोटा हुआ तो क्या हो गया, साइज छोटा होने से इसका एनर्जी बढ़ गया दोनों के बीच में, तो हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। इसलिए बोलते हैं कि 3D का 5D सबसे ज्यादा, फिर 3D, फिर 4D। ऐसा होता है आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। और क्या होता है, फर्स्ट से ज्यादा हो जाता है सेकंड का आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड थर्ड का ज्यादा होता है, फर्स्ट का धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होता है पीरियड में, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का अचानक से इंक्रीज कर जाता है सडनली से। आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आया कि पीरियड में चलने पे कैसे बढ़ घट रहा है, ग्रुप में चलने पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शन क्या था, सारा बात समझ में आया। इन सबका ट्रेंड कैसा था आज, इन सबका ट्रेंड था इरेगुलर ट्रेंड, कहीं पे बढ़ रहा था कहीं पे घट रहा था। सब एक एक रीजन भी समझते आ रहे हैं हम, क्यों घट जा रहा था क्यों बढ़ जा रहा था। आई होप कि ये लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। मैं इसका अगला लेक्चर आऊंगा बहुत जल्द, कल नहीं परसों लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 5। उसमें आगे की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, देखते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए। मैं बहुत जल्द क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग। सिलेबस का मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे, और कवर करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टॉपिक को कवर करते रहेंगे, सारा क्लियर कंसेप्ट बताते रहेंगे। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और खास बात यह है कि आप हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है बात, ठीक है। और एक बात बताना था ना कि अब इस चैनल पे रेगुलर वीडियो आएगा, अब इस चैनल पे टाइमली वीडियो आएगा और रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। अब फिजिक्स का भी आएगा और केमिस्ट्री का भी आएगा, तो इसमें बने रहना। अगर ये पॉइंट समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।